उसका प्रमुख सेनापति था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के प्रमुख सेनापति का नाम बाद में हम लिख देंगे, चर्चा सुनिए। सिकंदर का प्रमुख सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और अपने साथ कई सेनापति को लेकर चला था, जैसे नियार्कस, ऑन्टिक्रेटस और सेल्यूकस निकेटर। इतने सेनापति, कोई जल सेना का प्रधान था तो कोई थल सेना का प्रधान था। इस तरह का विभाग, डिपार्टमेंट चेंज था। जैसे नियार्कस के बारे में कहा जाता है कि वह जल सेना का कमान वो उसके हाथ में था, नियार्कस के हाथ में। नियार्कस के हाथ में जल सेना का प्रधान था और ओवरऑल जो है थल सेना का प्रभार किसके अंदर था? सेल्यूकस निकेटर के हाथ में। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के हाथ में थल सेना का प्रभार था और ऑन्टिक्रेटस दोनों को कोऑर्डिनेट करता था, वो मौसम वगैरह को भी फेस करता था। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जब सिकंदर का भारत पर जो आक्रमण हुआ उसी समय मानसून की भी खोज हुई और उस मानसून की खोज में सिकंदर के सेनापतियों का बहुत योगदान है और उसमें तीनों सेनापति का नाम लिया जाता है, ये नियार्कस, ऑन्टिक्रेटस और सेल्यूकस निकेटर। समझ गए? तो पहली बार जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत के तक्षशिला में, वर्तमान में पाकिस्तान में है, प्रवेश किया तो वहां का राजा आम्भी था, जो काफी डरपोक था, काफी अय्याश था, दारूबाज था। मतलब अय्याश के सामने राष्ट्र किया था जाए चूल्हीभार में, इस प्रवृत्ति का था। और उसके बारे में कहा जाता है कि उसको खुद की पत्नी से नहीं पड़ता था और इस प्रकार यह इसका वीक पॉइंट था कि गैर महिलाओं के ऊपर उसका ध्यान जाया करता था। ठीक है, यह उसका वीक पॉइंट था। तो वो तो पहले ही घुटना टेक दिया। लेकिन जब सिकंदर जो है सो जीता तो उसको कह दिया कि देखो, और इतना ही नहीं, आम्भी इतना बड़ा गद्दारी किया, नहीं तो वहां से आगे नहीं बढ़ सकता था। ये सिकंदर वहां से आगे नहीं बढ़ सकता था, बहुत बड़ा गद्दारी किया और बतला दिया कि यहां से आगे जाइएगा तो सिंध होगा। सिंध का राजा पोरस है, एक बहुत छोटा सा राज्य है, हमसे भी कमजोर है, उसको तो आसानी से आप जीत लीजिएगा। फिर उसको पार करते हुए आप मगध जो है एक विशाल साम्राज्य है, वहां जाकर प्रवेश कर जाइएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना उस समय हो चुकी थी। उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य प्रोफेसर हुआ करते थे। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। चाणक्य एक के अंदर एक नंबर राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी थी। चाणक्य को यह काफी बुरा लगा। वह जो है सो आम्भी को समझाने का प्रयास किया, आम्भी कुछ बात को समझा भी, उससे भी नहीं हुआ तो वह चला गया घनानंद के पास, मगध में आ गया। लेकिन बेचारा यह क्या था, ये सिंध का राजा पोरस, सिंध का राजा था पोरस। जब सिकंदर से उसका सामना हुआ तो भले ही एक छोटा राजा था लेकिन डट के सामना किया, सिकंदर का डट के सामना किया। अंततोगत्वा वो हार गया, ऐसा नहीं है, वह हार गया। हारने का कारण था कि सिकंदर के पास घोड़ा था, इसके पास हाथी था। उस समय बारिश, मानसून का समय था, बारिश अधिक हो गई थी तो थोड़ा जो है सो पोरस के साथ समस्या हो गई थी और सेना भी उसके पास, पोरस के पास उतना नहीं था। लेकिन काफी वीरता के साथ सामना किया सिकंदर का। सिकंदर भी इस चीज को स्वीकार किया कि अरे देखो, यदि मानसून नहीं होता या प्रीपेयर्ड रहता, जिस तरह से हम प्री प्लान्ड थे, प्रीपेयर्ड रहता, यदि आम्भी जैसा दुष्ट इसका पड़ोसी नहीं होता तो हमें इसके सामने जीतना मुश्किल था। तो जीत कर भी सिकंदर पोरस को यह कहा कि अब तो तुम हार गया, अब हमारे सामने घुटने टेको। तो पोरस का एक ही जवाब होता है कि घुटना हम कैसे टेक देंगे, यह कतई नहीं हो सकता है। वो राजा ही राजा, वो किस काम का जब उसे किसी के सामने घुटना टेकना पड़े, और वह जिंदगी ही किस काम की जब हमें किसी के सामने राजा होते हुए सिर झुकाना पड़े। इस वीरता को देखकर जो है सो सिकंदर काफी प्रभावित हुआ और इतना प्रभावित हुआ कि उसकी पत्नी भी काफी प्रभावित हो गई इससे। तो वह सिकंदर जो है कहा कि ठीक है भाई, हम तुमको हारा हुआ राजा नहीं मान रहे हैं, तुम जीता हुआ हम तुमको मान रहे हैं। यदि आम्भी जैसा दुष्ट तुम्हारा पड़ोसी नहीं होता, तुम्हें पूर्व से सूचना होती कि सिकंदर आक्रमण करने वाला है, विशाल सेना के साथ आक्रमण करने वाला है,
तो तुम हमको जीतने नहीं देता, इस बात को हम स्वीकार रहे हैं। इस प्रकार हम जीते हुए नहीं है, जीता हुआ तुम ही है, तुम यह राज वापस ले लो। और अपनी पत्नी को हिंट्स किया कि तुम झट से पोरस की कलाई में राखी बांध दो। अतः उसी समय से भारत में रक्षाबंधन का प्रचलन माना जाता है ऐतिहासिक रूप में। ऐसे रक्षाबंधन के लिए कई रानी पद्मिनी और हुमायूं की भी चर्चा आती है, कई राजाओं की भी चर्चा आती है, लेकिन यह भी जो है सो माना गया कि पहली बार विदेशी, जैसे मैसेडोनिया का, मकदूनिया जिसको बोलते हैं, मैसेडोनिया जो यूनान का क्षेत्र है, वहां की एक महारानी रेक्सोना जो है पोरस के हाथ में पोरस की कलाई में राखी बांधी, उसको भाई स्वीकार कर ली और शर्त रखा कि भाई हमें कुछ हाथी दो, हमारे पास घोड़ा तो है, हाथी की जरूरत पड़ेगी, साथ ही यदि आगे हमको आक्रमण करना है तो तुम्हें भी हमें मदद करनी पड़ेगी। अब तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। पोरस भी बेचारा क्या करता, लेकिन पोरस अपनी जान की बाजी तक लगा दिया था अपने सिंध प्रांत को बचाने के लिए। ठीक है, अब देखा चाणक्य को लगा कि अब जो है पोरस तो भले ही महान पराक्रमी है, लेकिन यह इतना इमोशनली अटैच हो गया, एक संपूर्ण भारत जैसे राष्ट्र की कल्पना अधिकांश लोगों में नहीं थी। वह सिंध को ही अपना देश समझता था, आंधी तक्षशिला को ही अपना देश समझता था। लेकिन सिकंदर जब भारत में आया तो सिकंदर का कोई मकसद भारत पे शासन करना नहीं था, उसको सनक सवार हो गई थी कि हम बहुत ही कम उम्र में पूरे दुनिया को जीत ले, यह सनक सवार हो गई थी, इसलिए आया था। तो तब सोचा कि अब पूरे राष्ट्र को बचाने में, और राष्ट्र जैसे कॉन्सेप्ट की कल्पना यदि किसी के अंदर थी तो वह व्यक्ति था चाणक्य। चाणक्य को साधारण व्यक्ति नहीं मानेंगे, चाणक्य था जिसको पूरे विश्व को, पूरे संपूर्ण भारत जैसे राष्ट्र की कल्पना उसके अधीन थी। समझ गए? तो यह सोचा कि अब जो है क्या करना होगा, अब तो मगध में एंट्री करेगा सिकंदर। किनको लगा? चाणक्य को लगा। तो चाणक्य चले गए मगध और वहां के राजा घानानंद से मिले। घानानंद उनको काफी अपमानित किया कि ये गरीब ब्राह्मण जो है सो हमको आ गया है लेसन देने, ये क्या जानता है, क्या दूरदर्शिता है इसके पास। तो वह अपमानित भी किया। एक तो बचाने के लिए आया और ऊपर से अपमानित किया। तो उसी समय घानानंद जो है सो कहता है, चाणक्य कहता है घानानंद को, देखो घानानंद, हम एक शिक्षक हैं, निर्माण और प्रलय मेरे गोद में खेलती है, इतना जान लो। और इतना ही कहकर जो है, क्योंकि उसका टीकी पकड़ के बाहर कर दिया था, लेकिन एक बार ललकारने आया घानानंद कि देखो चाणक्य कि देखो घानानंद, मैं एक ब्राह्मण नहीं हूं, ब्राह्मण तो मैं अपने वंश से हूं, मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, पर उससे बड़ा मैं एक शिक्षक हूं। और ये जान लो कि शिक्षक के अंदर निर्माण और प्रलय मेरे गोद में खेलती है, अब देख लो मेरा तमाशा। उसी समय वह निकल गया और तक्षशिला के जंगल में कुछ बच्चे को खेल खेलते हुए देखा। तक्षशिला के जंगल में कौन? चाणक्य। और उसमें जो है थे कौन लोग? चंद्रगुप्त मौर्य अपने दोस्तों के साथ चुरिया नुकिया का खेल, लुका छुपी का खेल होता है ना जो बच्चे खेलते हैं, उसी तरह का खेल जो है बच्चे खेल रहे थे। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, उस खेल का नाम था राजकीलम। बच्चे जो ड्रामा खेल रहे थे तक्षशिला के जंगलों में, उसका नाम था राजकीलम। राजकीलम था उस खेल का नाम। इसमें एक गरीब का बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही अच्छा राजा के रोल में था और आदेश देता था अपने सैनिकों को, और उसके टैलेंट को देखकर चंद्रगुप्त मौर्य को लगा, वह विश्राम करने के लिए रुक गया था और बच्चा का खेल देखने लगा। उस समय लगा कि शायद यही बच्चा जो है, इसी को हम अपने शरण में ले ले और इसको हम शिक्षा दें तो यही घानानंद का काट हो सकता है। समझ गए? तो उसको उसके माँ बाप से कुछ धन दौलत देकर चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिए। कौन? चाणक्य। और ले गए तक्षशिला, वहां रख के हर तरह की
शिक्षा दिए और उनका उद्देश्य यही था। ये चंद्रगुप्त मौर्य को जो एजुकेशन दे रहे थे, उस एजुकेशन का मात्र केवल और केवल एक लक्ष्य यही था, घनानंद जैसे अत्याचारी शासक को मगध से हटाकर एक टैलेंटेड पर्सन को मगध की राजगद्दी पर बैठाना। समझ गए? तो पहले तो डायरेक्ट राजा तो नहीं बन गया, जब बात नहीं माना तो पहले उसको प्रैक्टिस कराना शुरू किए कि कैसे ये काम करेगा। तो पहला उन्होंने देखा कि चाणक्य को भी लगा कि जब तक मेरा चेला जो है तो तैयार होगा, तब तक ऐसा न कि पूरा रौंद ही दे, ये सिकंदर पूरे भारत को ही रौंद दे। उससे अच्छा है कि कुछ कुछ र्यूमर फैलाना शुरू किया। तो सिकंदर जो है सो जब उसकी सेना जब ब्यास नदी को पार करना चाह रही थी, क्योंकि ब्यास नदी को पार करने के बाद ही मगध में एंट्री होता, उत्तर भारत के अन्य राज्यों में एंट्री होता उसका। तो वैसे ही जो है सो चाणक्य क्या किया, एक र्यूमर फैला दिया। र्यूमर क्या फैला दिया कि जो भी ब्यास नदी को पार करेगा और उसका नियत भारत पे आक्रमण करना हो, उस नियत से ब्यास नदी को पार करेगा, तो 6 महीना के अंदर वो स्वतः ही मर जाएगा, और हो न हो कहीं 2-4 दिन में भी मरना शुरू हो जाएगा। यह जो है सो र्यूमर फैलाया, और उसके बाद तरह तरह का जहर भी तैयार करना शुरू कर दिया। ऐसा जहर कि हो सके कुछ को खाने के बाद 1 दिन के बाद मर जाए, 2-4 दिन के बाद मर जाए, 6 महीना के बाद मर जाए। इस तरह पोटेंशियल का जहर तैयार करना शुरू किया। और क्या किया कि यह चंद्रगुप्त मौर्य को उसी के यूनान के मतलब कि सिकंदर के सेना के रूप में ही उसका वर्दी वगैरह पहना के उसकी सेना में भेज दिया, और वहां से भेद लाने के लिए कहा। समझ गए? तो भेद जब लाते थे तो वो क्या किए कि जहर तो तैयार, और वह जहर ले लेकर जाता था, उसके कुछ कुछ सेना को पिला देता था, खिला देता था, मदिरा में हो चाहे जैसे हो खिला देता था। तो जब सिकंदर क्या कहता है कि हम इन अंधविश्वासों को मानते ही नहीं है, हम जब झेलम नदी को पार कर गए, तो नहीं, झेलम नदी मानी झेलम नदी पार करके ही भारत में आया था, ठीक है? तो झेलम को हाइडेस पीच कहा गया, समझ गए? और वही आम्भी के साथ सिकंदर के साथ सॉरी ये पोरस के साथ लड़ाई हुई थी। तो हाइडेस पीच की लड़ाई या बितस्ता की लड़ाई वही कहलाती है जब पोरस से के साथ हुई थी। लेकिन बात था संपूर्ण भारत में प्रवेश ये ब्यास नदी को पार करने के बाद होता है। तो र्यूमर तो फैला दिया था, जौहर भी लगभग लगभग को दे दिया था, ठीक है? सिकंदर कहता है कि यह सब अंधविश्वास है, अपनी सेना को मोटिवेट करता है कि यार क्या इन बातों में हो, इन भारतीयों के बातों में हो। ऐसा थोड़ी ही है कि झेलम नदी पार किया तो कुछ हुआ ही नहीं, हाइडेस्विच पार किया तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तक कि उसकी सेना को हरा ही दिया, जीत हासिल हुई, और यह उससे छोटी नदी व्यास नदी को पार करोगे तो मर जाओगे। यह सब अंधविश्वास है, ये भारतीय लोग अंधविश्वास के चक्कर में ही बर्बाद है। लेकिन उस समय वहां चाणक्य भी प्रस्तुत हुए, कहें कि आपको लगता है, तो पता था किस किस सेना को कौन कौन सा जौहर दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय मगध का राजा नहीं था, किस किस सेना को कौन कौन सा जौहर दिया है, तो वो सेना माइंड में सेट कर लिया था। तो कहा कि अरे इस तरह की बात है। चाणक्य कहा कि आपको नहीं विश्वास होता है तो कहिए ना, वो सब है ना, कहिए, नदी पार करके थोड़ा सा देखेगा। वाकई में नदी पार करा दिया, उसको उसी तरह का जौहर दिया हुआ था, कोई 1 सप्ताह के अंदर मर गया, 4-5 दिन के अंदर मर गया। अब रियल में सारे सेनाओं के बीच खौफ आ गया, और सभी सेना जो है जो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। इस प्रकार सिकंदर का आक्रमण जो है ब्यास नदी से इधर ही रुक जाता है, और वह लौट जाता है, भारत से लौट जाता है। तो इतना में कामयाब हो गया सिकंदर, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। तब अब कहा कि जब इतना बड़ा जो है सो सिकंदर जैसे महान शासक को, विश्व विजेता को जब हम लोग चकमा दे दिए, तो घनानंद उसके सामने क्या है। अब मेरा चंद्रगुप्त मौर्य फिट है, और अब चाहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद जैसे अत्याचारी और प्रतापी राजा को परास्त करके मगध की राजगद्दी पर बैठ सकता है, मगध की राजगद्दी पर बैठेगा। तो कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कि सॉरी सिकंदर से संबंधित कि सिकंदर का जन्म कब हुआ। तो सिकंदर का जन्म 326 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर
का जन्म 326 बीसी में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 326 बीसी में। यह मकदूनिया मकदूनिया या मैसेडोनिया कहिए, या मैसेडोनिया मैसेडोनिया का राजा कब बना? राजा कब बना? 359 बीसी में। ठीक है, 359 बीसी में। ठीक है। हाँ, एक है कि पूछा जाता है कि यह सिकंदर शिष्य, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य शिष्य किसका था? चाणक्य का। तो सिकंदर शिष्य किसका था? सिकंदर शिष्य था किसका? अरस्तु का। अरस्तु का। ठीक है। दूसरा, सिकंदर भारत पर पहला आक्रमण कब किया? पहला आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, दिख रहा है। ठीक, ये नहीं, ये 356 होगा, जन्म 356। ठीक। अब और कुछ पॉइंट छूट रहे हैं, उसको भी हम नोट कर देते हैं। सिकंदर की पत्नी का नाम? सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रेक्सोना। क्या था? रेक्सोना। रेक्सोना। ठीक है। वितस्ता की लड़ाई या वार ऑफ हाइडेस्पेस। वार ऑफ हाइडेस्पेस। हाइडेस्पेस किसके साथ हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस के बीच। देखिए, वितस्ता किसको कहते हैं? वितस्ता झेलम नदी को कहते हैं। ठीक है, वितस्ता झेलम नदी को कहते हैं। और सिकंदर इस वितस्ता या झेलम नदी को हाइडेस पीस कहा। ठीक है, क्या कहा? हाइडेस पीस। ठीक है, तो ये समझिए कि झेलम नदी को पार करने के दरमियान या पार किया, तभी पोरस के साथ इसकी लड़ाई हुई। किसकी लड़ाई हुई? सिकंदर की लड़ाई हुई। और पोरस कहां का राजा था? तो सिंध का राजा था। सिंध का राजा था। समझ गए? भारत में सिकंदर का पहला आक्रमण किस क्षेत्र में हुआ? भारत में सिकंदर का पहला आक्रमण किस क्षेत्र में हुआ? तो वह है तक्षशिला। कहां हुआ? तक्षशिला।
ठीक। और तक्षशिला के राजा का क्या नाम था? तक्षशिला के राजा का नाम था आम्भी। तक्षशिला के राजा का नाम आम्भी। देख लीजिए इसको। ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से स्थल मार्ग से लौटा। स्थल मार्ग से लौटा। ठीक है। और 323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में सूसा नामक जगह, सूसा नामक जगह जो फारस में है, सूसा नामक जगह फारस, जो फारस में है। ठीक है। वो इतना थक गया था, उसकी तबीयत इतनी गड़बड़ा गई, और उसका घोड़ा भी जो था ना, वह भी बीमार पड़ गया था। ठीक है, बीमार पड़ के कहा जाता कि मर भी गया। तो उसका जो अपने हाथ का घोड़ा था वो भी मर चुका था थकावट से। तो सूसा नामक जगह पर 33 वर्ष की अवस्था में, 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु, सिकंदर की मृत्यु हो गई। कब? 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई, 323 ईसा पूर्व में। ठीक है। सिकंदर के प्रधान सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के प्रधान सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर के प्रधान सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। हाँ, एक और पॉइंट छूट रहा है, एक दो पॉइंट। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था।
सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम, पिता का नाम फिलिप था। यह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने थे। इसकी चर्चा नहीं ना की है कि 359 ईसा पूर्व में सिकंदर शासक बना था मकदूनिया का, नहीं, इनके पिता बने थे। यदि वो ऐसा बोला होगा मैं, तो यह समझिए कि बाई मिस्टेक गलत बोला गया होगा। 359 ईसा पूर्व में, 359 बीसी में फिलिप जो है, फिलिप शासक बने थे। कहाँ के? फिलिप शासक बने थे मकदूनिया के, बने थे मकदूनिया के, ठीक है। और इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी जाती है। 329 इनकी हत्या हो जाती है, और मकदूनिया का शासन किसके हाथ में आ जाता है? सिकंदर के हाथ में। मकदूनिया का शासन हाथ में आ जाता है। देख लीजिए, एक और चर्चा था, सेल्यूकस निकेटर की तो चर्चा हम लोग कर दिए हैं।